चैप्टर 33 मिसलीडिंग आर्टिफिसेस इन द इनकम अकाउंट, अर्निंग्स ऑफ सब्सिडरीज। सेकंड एस्पेक्ट की बात करेंगे इसमें, ऑपरेशंस ऑफ सब्सिडरीज एंड और एफिलिएट्स। इसमें ऑथर बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं कि कैसे अर्निंग्स को कंपनीज मैनिपुलेट करती हैं। तो जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है पार्क एंड टिलफोर्ड कंपनी का। इसमें कंपनी ने क्या किया, गुडविल और ट्रेडमार्क्स थे जो बैलेंस शीट पे, उनकी वैल्यू राइट अप कर दी 10 लाख से 16 लाख और फिर उससे अगले साल 16 लाख से 20 लाख। और ये जो इंक्रीज इन गुडविल और ट्रेडमार्क्स था, ये उस कंपनी ने जो इनकम स्टेटमेंट पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे उनमें से डिडक्ट कर दी ताकि एक्सपेंसेस कम दिखें। इंक्रीज इन गुडविल एंड ट्रेडमार्क्स इनकम स्टेटमेंट से पास नहीं होना चाहिए, इसे सरप्लस में जाना चाहिए था। फिर ऑथर ये भी बताते हैं कि जो कंपनी अर्निंग्स पब्लिश करती है उन पे हम इनकम टैक्स वाला चेक भी लगा सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं, हम कंपनी का टैक्स देख सकते हैं कि कितना एक्रू हुआ था और फिर टैक्स रेट कितना लगता है कॉर्पोरेट्स पे, उससे हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो जो टैक्सेबल इनकम आई जो कि कंपनी ने अपनी इनकम टैक्स अथॉरिटीज को दिखाई है, और फिर आपको ये देखना है इनकम स्टेटमेंट में अर्निंग्स बिफोर टैक्स, फिर उन दोनों को कंपेयर करना है। अगर उन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो कॉज ऑफ कंसर्न होना चाहिए, आपको देखना है कि वो डिफरेंस कहाँ से आ रहा है। वैसे थोड़ा बहुत फर्क होता है उनमें, अगर थोड़ा बहुत फर्क है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहुत बड़ा डिफरेंस है उनमें तो कुछ ना कुछ कंपनी ने झोल किया रहेगा इनकम स्टेटमेंट में, आपको फिर डीप जाना पड़ेगा उसमें। फिर ऑथर एक और एग्जांपल देते हैं कैसे मैनिपुलेट किया इनकम स्टेटमेंट को एक कंपनी ने। यूनाइटेड सिगार स्टोर्स नाम था कंपनी का। एप्रिसिएशन ऑफ लीज होल्ड्स इन अर्निंग्स। तो लीज होल्ड्स क्या होती हैं, जैसे लीज पे आपने कोई बिल्डिंग ले लिया, जमीन ले ली, तो उसको दो तरीके होते हैं अकाउंटिंग में शो करने के, या तो ऑपरेटिंग लीज शो करो या फिर कैपिटल लीज शो करो। तो अगर आप ऑपरेटिंग लीज शो कर रहे हो तो यानी कि जो भी रेंट आप पे कर रहे हो पर मंथ या पर ईयर, वो आप इनकम स्टेटमेंट से डिडक्ट कर देते हो हर साल। लेकिन दूसरा तरीका है जो कि आप जितने की भी वो बिल्डिंग है या जमीन है उसको एज अ एसेट और एज अ लाइबिलिटी शो करते हो बैलेंस शीट पे, और फिर उसकी अमोर्टाइजेशन करते रहते हो हर साल ओवर द टर्म ऑफ द लीज। 10 साल की लीज है तो 10 साल तक उसको धीरे धीरे डिडक्ट करते रहेंगे डेप्रिसिएशन की तरह। तो जो आपका एसेट है जो आपने लीज पे लिया हुआ, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट भी हो सकती है, डेप्रिशिएट भी हो सकती है। तो इस कंपनी ने क्या किया, उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हुई तो उसको इसने उस एप्रिसिएशन को इनकम स्टेटमेंट से पास किया, जो कि सही तरीका नहीं था, क्योंकि वो एसेट थोड़ी ना है कंपनी का, वो तो लाइबिलिटी है एक्चुअल में कंपनी की। और अगर आप अप्रिशिएट कर भी रहे हो तो वो कैपिटल सरप्लस में जाना चाहिए, ना कि इनकम स्टेटमेंट से पास होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अगर आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हो तो यानी कि आने वाले सालों में एमोर्टाइजेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ेगी ना। पहले 10 लाख था लीज होल्ड की वैल्यू और 10 साल तक डेप्रिशिएट होना था, तो 1 लाख हर साल कटता। अब मान लो 10 लाख से 15 लाख कर दी लीज होल्ड की वैल्यू अप्रिशिएट करके, तो अब 1.5 लाख हर साल कटना चाहिए इनकम स्टेटमेंट से एज एमोर्टाइजेशन। तो उधर बोलते हैं कि अगर ऐसी कोई एप्रिसिएशन होती है इंटेंजिबल एसेट की जो एक्चुअल में एक लाइबिलिटी है और उसको आप इनकम स्टेटमेंट से पास कर रहे हो तो वो गलत तरीका है। एक्चुअल में अगर आप लीज होल्ड की वैल्यू अप्रिशिएट कर रहे हो तो उसका इफेक्ट इनकम स्टेटमेंट भी ये होना चाहिए कि उसकी एमोर्टाइजेशन बढ़ जानी चाहिए आने वाले सालों में। अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो आपके तो आपको ये सब खुद ही देखना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन वगैरह क्या क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज कैपिटल लीज क्या क्या होता है, सीएफए में भी होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर कोई कंपनी ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करती है जो कि इनकम स्टेटमेंट में अर्निंग्स को ओवरस्टेट या अंडरस्टेट करती हैं, तो उसकी सारी सिक्योरिटीज अवॉइड करनी चाहिए, चाहे उसके बॉन्ड हो चाहे उसके शेयर हो, चाहे वो कितने ही सेफ लगे हमें, चाहे कितना ही ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा हो। एडजस्टमेंट करने के बाद भी अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है तब भी ना खरीदो ऐसी स्टॉक्स को। सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बेस पे आपको कोई स्टॉक नहीं खरीदनी चाहिए, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी देखना चाहिए। जैसे मैनेजमेंट ही घटिया है उस कंपनी की जो अकाउंटिंग फ्रॉड कर रही है, तो अगर मैनेजमेंट घटिया है तो स्टॉक डंप कर दो उसी टाइम पे, क्योंकि आज नहीं तो कल मैनेजमेंट का सच सामने आना ही है, और जब आएगा तो स्टॉक बुरी तरह पिटेगी। ऑथर बोलते हैं जहाँ पे आपको अकाउंटिंग में फ्रॉड मिलेगा, अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन मिलेगी, वहां स्टॉक जगलिंग भी मिलेगी आपको, इधर से उधर स्टॉक खरीद बेच करके प्राइस मैनिपुलेशन भी मिलेगी। तो ऑथर बोलते हैं अगर पेरेंट कंपनी को सब्सिडरी से कोई स्टॉक डिविडेंड या कैश डिविडेंड मिलता है, हमें वो इनकम में शो नहीं करना चाहिए। हमें इनकम में जो सब्सिडरी है उसमें हमारा जितना स्टेक है उतने परसेंटेज ऑफ सब्सिडरी इनकम शो करनी चाहिए। जैसे सब्सिडरी ने प्रॉफिट कमाया 100 करोड़ का और हमारा स्टेक है 80% का, तो हम 80 करोड़ इनकम शो करेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट में।
सब्सिडरी से जो हमारी इनकम जनरेट हुई है, ना कि जो हमें डिविडेंड मिला है। क्योंकि कई बार क्या होता है, सब्सिडरी घटिया परफॉर्म करती है और सब्सिडरी को लॉस हो गया मान लो, लेकिन सब्सिडरी फिर भी अपनी सरप्लस से उठा के डिविडेंड दे देती है पेरेंट कंपनी को, और वो अगर आप एज इनकम शो कर रहे हो तो वो गलत तरीका है। आपको जो लॉस हुआ है सब्सिडरी को, उसका 80% लॉस अपने उसमें शो करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी कंपनी है जो सब्सिडरी है, तभी तो उसे सब्सिडरी बोल रहे हैं ना। तो उसका धंधा अच्छा चलता है या ठप होता है, उससे आपको बिल्कुल फर्क पड़ता है। आपने छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं की उसमें कि डिविडेंड इनकम जनरेट हो रही है मेरी, बस 80% स्टेक लेके बैठे हो आप या 50% स्टेक लेके बैठे हो, तो आपको कंसोलिडेट करना चाहिए अर्निंग्स को ऐसे। ऑथर बोलता है कि कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है अगर आपको सही पिक्चर देखनी है कंपनी की अर्निंग्स की, क्योंकि अगर हमारे पास सब्सिडरी की इनकम कंसोलिडेट नहीं है पेरेंट कंपनी के साथ, तो पेरेंट कंपनी अपनी अर्निंग्स को अंडरस्टेट भी कर सकती है अगर सब्सिडरी के प्रॉफिट नहीं दिखाए हुए, और ओवरस्टेट भी कर सकती है सब्सिडरी के लॉसेस नहीं दिखाए अपने उसमें, या फिर जो डिविडेंड है सब्सिडरी से मिले हैं वो दिखा रही है, लेकिन एक्चुअल में जो लॉस हुआ है या एक्चुअल में जो छोटी मोटी इनकम ही जनरेट हुई है इस साल सब्सिडरी से, वो नहीं दिखा रही। और जो सब्सिडरीज ऐसी भी हैं जिनकी वैल्यू नहीं कंसोलिडेट की कंपनी ने, उनके बारे में भी कंपनी को एनुअल रिपोर्ट में देना चाहिए, ताकि एनालिस्ट खुद से कंसोलिडेट कर सके और अपना दिमाग लगा सके। और फिर ऑथर वही बताते हैं कि ऐसी प्रैक्टिस से भी चौकन्ना रहें जिसमें अर्निंग्स को सरप्लस में ऐड कर दिया जाता है हर साल सब्सिडरी के, फिर जिस दिन पेरेंट कंपनी के बेकार रिजल्ट आते हैं सब्सिडरी की सरप्लस से डिविडेंड दे दिया जाता है पेरेंट कंपनी को, ताकि अर्निंग्स अच्छे लगें पेरेंट कंपनी की। और कई बार तो पेरेंट कंपनीज इस हद तक चली जाती हैं कि वो अपनी सब्सिडरी को इनकम डोनेट कर देती हैं और फिर वही इनकम सब्सिडरी एज अ डिविडेंड पेरेंट कंपनी को दे देती है। तो उसमें पेरेंट कंपनी का कैसे फायदा हुआ, जो पेरेंट कंपनी ने पैसा सब्सिडरी को डोनेट किया वो तो सरप्लस से काट देती है पेरेंट कंपनी, लेकिन जो एज अ डिविडेंड पैसा सब्सिडरी से वापस आया वही पैसा वो इनकम स्टेटमेंट से पास कर देती है। तो इस तरह अपनी अर्निंग्स ओवरस्टेट कर देती है। अपनी कैपिटल सरप्लस से तो डाल नहीं सकती अर्निंग्स में, क्योंकि वो तो साफ दिख जाएगा, तो सब्सिडरी को डोनेट किया फिर उसी से वापस ले लिया पैसा। फिर ऑथर बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सब्सिडरी लॉसेस की। जैसे मान लो आपकी कोई भी सब्सिडरी है वो लॉसेस कर रही है हर साल, तो अब हमें इन्हें कंसिडर करना चाहिए पेरेंट कंपनी के अकाउंट में या नहीं कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना हम कि ये टेम्परेरी लॉसेस हैं, कंपनी बेच सकती है अपनी सब्सिडरी को या लिक्विडेट कर सकती है या धंधा छोड़ सकती है वो वाला लॉस मेकिंग, अगर एज्यूम करें कि मैनेजमेंट अच्छी है। तो इनको तो हमें नॉन रिकरिंग आइटम कंसिडर करना चाहिए ना। ये मतलब वही सिमिलर हो गया आइडल प्लांट एक्सपेंस की तरह। तो ऑथर इसमें बोलते हैं कि अगर सब्सिडरी के जो ऑपरेशंस हैं उनको वाउंड अप किया जा सकता है, उनको बंद किया जा सकता है बिना किसी खराब इफेक्ट के पेरेंट कंपनी पे, तो आप ऐसे लॉसेस को टेम्परेरी कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर सब्सिडरी के धंधे से हमारा जो मेन धंधा है पेरेंट कंपनी का उसका भी रिलेशन है, मान लो जो सब्सिडरी है वो पेरेंट कंपनी के लिए सप्लायर है या फिर आउटलेट्स हैं उसकी, मतलब जो पेरेंट कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो सब्सिडरी के थ्रू भी बिकते हैं, या फिर सब्सिडरी है वो हमारी जो बहुत सारे ओवरहेड कॉस्ट होती हैं वो भी एब्जॉर्ब करती है, यानी कि दोनों का धंधा लिंक्ड है। तो अगर अब आप सब्सिडरी के ऑपरेशंस को वाउंड अप करते हो या बंद करते हो तो पेरेंट कंपनी पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट कंपनी की बेचने की आउटलेट कम होगी, या फिर एक सप्लायर कम हो गया जहाँ से सस्ता माल मिलता था, कॉस्ट बढ़ जाएगी, या फिर जो ओवरहेड कॉस्ट शेयरिंग हो रही थी वो अब सारा पेरेंट कंपनी में पड़ जाएगा। तो मतलब अगर सब्सिडरी का धंधा बंद करने से आपकी कॉस्ट बढ़ रही है और रेवेन्यू कम हो रहा है, तो यानी कि आप सब्सिडरी पे डिपेंडेंट हो, और उसे हमें टेम्परेरी नहीं कंसिडर करना चाहिए। उसका या तो हम पूरा इफेक्ट लें जस्ट टू बी कंजर्वेटिव, या फिर अगर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना फर्क पड़ेगा क्या होगा, तो जितना पार्ट उसका नॉन रिकरेंट है उतना हम नहीं लेंगे लॉस, और जितना रिकरेंट है वो हम इनकम स्टेटमेंट से डिडक्ट करेंगे एज अ लॉस।